एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करनी है, बट बिफोर डूइंग एक्सरसाइज 2.3 एक फंक्शन की डेफिनेशन, जो एक टाइप का फंक्शन कल रह गया था, मैंने आप लोगों को बोला था कि सिग्नम फंक्शन हम लोगों ने करना है। तो सबसे पहले सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, राइट डाउन डेफिनेशन। सिग्नम फंक्शन, if the function f from capital R to R, if the function from capital R to R, या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, f from capital to R is defined by fx is equals to 1 if x is greater than 0, 0 if x is equals to 0 and -1 if x is less than 0। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसा है जिसमें अगर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर 1 आता है, नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर -1 आता है, और अगर 0 वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आता है, देन या सीधी बात है इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। इसको हम लोग सिग्नम फंक्शन बोलते हैं, इज कॉल्ड अ सिग्नम फंक्शन। और इसका ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं बेटा जी, तो ग्राफ देखिएगा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है जी। तो इसका ग्राफ अगर हम लोगों ने ड्रॉ करना है, दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज -1। इसका ग्राफ किस तरह से होता है, 1 इधर और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करके -1 दिस साइड। ये यहाँ पे सर्कल इसलिए डाला है क्योंकि -1 इन्वॉल्व नहीं है। लेस देन 0 के लिए -1 ही होता है हमारे पास आंसर, ग्रेटर देन 0 के लिए +1 आंसर, और 0 के लिए हमारे पास आंसर 0 ही होता है। सो इसलिए जो यहाँ पे ओरिजिन है सेंटर में, उसको हम लोग डार्क डॉट के साथ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी। अब बात की जाए डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की डोमेन हमारे पास क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं, इसको कैपिटल आर लिख सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर भी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी पुट कर सकते हैं, और फ्रैक्शनल नंबर एज वेल एज रैशनल इरैशनल नंबर सारे पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो बेटा मैंने आपको पहले भी बताया कि रेंज ऑफ अ फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड, कि हमारे पास जितना आंसर आता है। अब अगर आंसर की बात करें तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये 3 आंसर आते हैं। तो अगर इन तीनों आंसर्स को लिखना है तो इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में -1, 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है जी। कर्ली ब्रैकेट में इसलिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही 3 एलिमेंट हैं और कोई भी एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है बेटा। अब बेटा जी एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन इफ इट इज अ फंक्शन, डिटरमिन इट्स डोमेन एंड रेंज। मतलब क्या है कि अगर फंक्शन होगा तब हम लोगों ने डोमेन और रेंज बतानी है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है 2,1 एंड देन 5,1, आफ्टर दैट 8,1, देन 11,1, अगेन 14,1 और 17,1। ये हम लोगों को एक रिलेशन दिया हुआ है एंड वी नीड टू चेक वेदर दिस रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट। बेटा इसको चेक करने का सिंपल एक तरीका है, यहाँ पे आप कैपिटल ए ले लीजिए और यहाँ कैपिटल बी ले लीजिए। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है 2, 5, 8, 11, 14 और 17, और यहाँ पे मेरे पास 1 है। 2 इज एसोसिएटेड 1, 5, 8, 11, 14 और 17, ये सारे के सारे एलिमेंट 1 के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे लिखेंगे since each element of first set is associated, since each element of first set is associated with unique element in set B, unique element in second set दूसरे सेट के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, hence given relation is a function। इसका मतलब जो गिवन रिलेशन है वो हमारे पास एक फंक्शन है। और साथ में हमको ये कहा है कि अगर फंक्शन है देन फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज।
तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन को जी मैंने पहले भी बोला है, जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे डोमेन होते हैं। तो डोमेन विल बी 2, 5, 8, 11, 14, 17। तो इसका मतलब डोमेन हमारे पास ये एलिमेंट्स हो जाएंगे। और बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट में सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही एलिमेंट हैं हमारे पास, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। दैट इज व्हाई आई हैव पुट दीस एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ कर्ली ब्रैकेट। और अगर रेंज की बात की जाए, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज द सिंगलटन सेट 1 ओनली। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है, अगेन हमारे पास वैल्यूज गिवन है 2, 1, 4, 2, next one is 6, 3, after that 8, 4, 10, 5, 12, 6 and 14, 7। ये हम लोगों के पास एलिमेंट्स गिवन हैं। नाउ अब इन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो व्हाट विल बी हियर, यहाँ पे चेक कीजिए, दोबारा से ड्रॉ करता हूँ सेट ए और सेट बी। यहाँ सेट ए का एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। चेक कीजिए, हर एक ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट मैंने सेट ए में लिख लिया है। अब हर एक ऑर्डर का पहला सेकंड एलिमेंट मैं सेट बी में लिखने जा रहा हूँ। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Now 2 is associated with 1, 4 is associated with 2, 6 is associated with 3, 8 with 4, 10 with 5, 12 with 6 and 14 with 7। और चेक कर लीजिए, ये एरो डायग्राम के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या है, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज दूसरे सेट में प्रेजेंट है। तो यहाँ लिखेंगे क्लियरली every element of set A is uniquely associated with single element of set B, single element of set B। तो अगर ये सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट B के साथ यूनिकली एसोसिएटेड है, hence given relation is a function। जो गिवन रिलेशन है वो हमारे पास एक फंक्शन है with domain of this function is equals to, पहले जो सेट का पहला एलिमेंट है उन सबको डोमेन लिख लेते हैं। दैट इज डोमेन इज 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। बेटा फिर से बोल रहा हूँ कि कर्ली ब्रैकेट में इसीलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही एलिमेंट है। अगर इनके अलावा कोई और एलिमेंट हो गए तब फिर हम लोग ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटीज के चैप्टर में किया था। लेकिन यहाँ फिलहाल हमारे पास सिर्फ ये एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट्स अगर लिखने होते हैं तो वो सेट की फॉर्म में लिखते हैं। दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग हियर कर्ली ब्रैकेट। और ये बहुत जरूरी होता है कि हम लोग सही ब्रैकेट का मतलब चॉइस करें, क्योंकि अगर ब्रैकेट्स गलत हो जाएंगी तो हमारा पेपर में मार्क्स कट जाते हैं। रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की रेंज सेकंड सेट के एलिमेंट हो जाएंगे। दीस विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास सेट की फॉर्म में ही रहेगा। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ओनली कर्ली ब्रैकेट्स हियर। पार्ट जो एलिमेंट हमारे पास है वो 1, 3, 1, 5 और 2, 5 की फॉर्म के हैं। जब हम लोग एक एलिमेंट्स को सेट की फॉर्म में लिखते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी, यहाँ पे मेरे पास है 1 और 2, हियर आई एम हैविंग 3 एंड 5। यहाँ पे 1 जो है 3 के साथ भी एसोसिएटेड है और 1 5 के साथ भी एसोसिएटेड है, एंड सिमिलरली 2 इज एसोसिएटेड विद 5। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली 1 has 2 images in set B। जो 1 एलिमेंट सेट ए को बिलोंग कर रहा है उसकी 2 इमेजेस हैं। Therefore given relation is not a function। सीधी सी बात है, मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि अगर किसी फंक्शन को फंक्शन प्रूव करना है तो हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे जो एलिमेंट 1 है उसकी 2 इमेजेस प्रेजेंट हैं हम लोगों के पास, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है जी। फंक्शन को प्रूव करने के लिए हमेशा एक तो सारे एलिमेंट्स एसोसिएटेड होने चाहिए और हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज जरूर होनी चाहिए। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास
to find domain and second topic is to find range. डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों का मेथड क्या है? अब बेटा आप लोग ये ध्यान दीजिए, जब भी हम लोगों को कोई फंक्शन गिवन होता है, गिवन एनी फंक्शन fx, कोई फंक्शन हम लोगों को fx गिवन है एंड वी नीड टू फाइंड आउट द डोमेन. टू फाइंड डोमेन fx should be real. और मतलब कि एक बात आपको बता दूं कि जब भी हम लोगों ने डोमेन फाइंड आउट करना है तो हमारा फंक्शन जो है उसकी वैल्यू जो है रियल होनी चाहिए. तो उसमें रियल वैल्यू के लिए दो कंडीशन होती हैं. फर्स्ट कंडीशन है कि अंडर रूट में नेगेटिव टर्म नहीं होनी चाहिए और सेकंड कंडीशन है कि डिनोमिनेटर, मान लीजिए यहाँ न्यूमरेटर में कुछ पड़ा और डिनोमिनेटर में भी जीरो नहीं होना चाहिए. आप लोगों ने डोमेन फाइंड आउट करते वक्त ये कंडीशन लगानी है कि कोई वैल्यू पुट करने पे अगर अंडर रूट वाली टर्म है तो वो जीरो नहीं होनी चाहिए और अगर कोई डिनोमिनेटर वाली टर्म आ रही है तो डिनोमिनेटर वाली टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए. अंडरस्टैंड? अंडर रूट में नेगेटिव टर्म का मतलब होता है नॉन रियल नंबर. नॉन रियल नंबर में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर पढ़ा है. तो इसलिए हम लोगों को फंक्शन जो है रियल बनाना, और रियल बनाने के लिए दो कंडीशंस हैं. एक तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए अंडर रूट में टर्म और दूसरी डिनोमिनेटर वाली टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए. इसके बाद अगर रेंज फाइंड आउट करनी है तो रेंज फाइंड आउट करने का तरीका होता है पुट y = fx. जो गिवन फंक्शन होता है उसको y के इक्वल पुट कर देते हैं. ठीक है जी. आफ्टर दैट सेकंड स्टेप, फाइंड x in terms of y. x in terms of y. और जब x in terms of y फाइंड आउट करते हैं तो वहां से रेंज फाइंड आउट करने के लिए x should be real. और उस वक्त जब हम लोगों ने रेंज फाइंड आउट करनी है तो हम लोगों ने ये कंसीडर करना है कि जो x की वैल्यू है वो रियल होनी चाहिए. या जैसे यहाँ पे पूरे फंक्शन की वैल्यू रियल है, वहां पे x की वैल्यू रियल होनी चाहिए. और कंडीशन रियलिटी के लिए फिर से वही कि नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए अंडर रूट में और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है जी. सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज गिवन दैट फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन इज fx = माइनस ऑफ मॉडुलस x. माइनस ऑफ मॉडुलस x. बेटा पहले समझ लीजिएगा उसके बाद नोट कीजिएगा. fx = माइनस ऑफ मॉडुलस x. सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है डोमेन. फॉर डोमेन हम लोग लिखेंगे फॉर डोमेन fx is या fx should be real. fx should be real. अब अगर ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे मेरे पास जो fx गिवन है ना तो वो अंडर रूट वाली टर्म है ना ही उसमें कोई डिनोमिनेटर वाली टर्म है. तो इसका मतलब क्या है कि मैं इस फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ. जब नॉन रियल होता है उसमें एक अंडर रूट वाली टर्म या डिनोमिनेटर वाली टर्म होनी चाहिए, वो चेक करनी होती है. अब इस फंक्शन में ना तो अंडर रूट वाली टर्म है ना ही डिनोमिनेटर वाली टर्म है. देयरफॉर आई कैन से दैट the domain of this function is real numbers. कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूं. therefore d of f is equals to कैपिटल R. इसमें मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूं क्योंकि ना तो अंडर रूट वाली टर्म है ना डिनोमिनेटर वाली टर्म है. अब बात करते हैं रेंज की. रेंज की बात करें बेटा जी, जब मैंने फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस की डेफिनेशन बताई थी तो वहां पे चेक कीजिए, एक फंक्शन मैंने मॉडुलस फंक्शन बताया था y = मॉडुलस x. तो रेंज के लिए मैंने कहा हम लोग y = fx है. तो ये आ गया y = माइनस ऑफ मॉडुलस x. अब यहाँ पे ये देखिए कि जब हम लोग x की कोई भी वैल्यू पुट करें उस वक्त भी मैंने बताया था कि मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है कि सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू ही हमारे पास आनी है. ठीक है. अब इसका मतलब क्या है कि अगर ये मैं माइनस का साइन कंसीडर ना करूं तो मेरे पास जो रेंज आनी चाहिए दैट शुड बी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर. लेकिन क्योंकि यहाँ बाहर माइनस साइन है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन is all negative real numbers. All negative real numbers because there is negative sign outside.
आउटसाइड जो है वो हमारे पास नेगेटिव साइन है, देयरफॉर रेंज ऑफ दिस फंक्शन आई कैन से दिस आर नेगेटिव। चेक कीजिए, आर के पैर में मैंने माइनस का साइन डाला है, ठीक है। अगर हमारे पास फंक्शन जो है ऑल रियल डोमेन है तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑल पॉजिटिव रियल नंबर आंसर आना चाहिए था मॉडुलस की वजह से, जैसे हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है। लेकिन क्योंकि मॉडुलस के बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब अगर हम लोग सारे के सारे आंसर प्लस में आएंगे तो बाहर वाले माइनस के साइन की वजह से इसके सारे आंसर नेगेटिव होते जाएंगे। दैट इज व्हाई द रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी इक्वल्स टू ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए, अगर मैं सारे नेगेटिव रियल नंबर ले लेता हूं तो नेगेटिव रियल नंबर में जीरो इंक्लूडेड नहीं होगा, तो यहाँ पे देयर इज नेगेटिव साइन आउटसाइड रेंज ऑफ f इज इक्वल टू r नेगेटिव। तो अब यहाँ पे आएंगे बट इट इंक्लूड्स जीरो आल्सो, इट इंक्लूड्स जीरो आल्सो, therefore range of this function is जीरो से लेकर माइनस इंफिनिटी से लेकर जीरो। इसका मतलब इसकी रेंज जो है माइनस इंफिनिटी से लेकर जीरो होगी। और चेक कीजिए, अब की बार मैंने करली ब्रैकेट नहीं डाला, अब की बार एक साइड पे मैंने ओपन ब्रैकेट रखी है और दूसरी साइड पे क्लोज ब्रैकेट रखी है, ठीक है। ओपन ब्रैकेट मतलब जहां इंफिनिटी होगी वहां ओपन ब्रैकेट आएगा, और क्योंकि इसके आंसर में जीरो इंक्लूडेड है इसलिए जीरो के साथ क्लोज ब्रैकेट भी लगेगी। अंडरस्टैंड? इन द सेकंड पार्ट फंक्शन है 9 - x² अंडर रूट में, तो डोमेन। अब बेटा जी अगर डोमेन की बात की जाए तो वी नीड टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, एंड फॉर दिस डोमेन अब यहाँ पे देखो अंडर रूट वाली टर्म आ गई है। मैंने आपको बोला है fx शुड बी रियल, यहाँ लिखेंगे fx शुड बी रियल, और अगर fx रियल है तो इट मींस 9 - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 9 - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि अंडर रूट वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है जी। अब अंडर रूट के अंदर मेरे पास 9 - x² है, तो 9 - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और वी कैन से दैट 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x²। इट इंप्लाइज x² लेस देन इक्वल्स टू 9। और याद कीजिए मैंने लीनियर इनइक्वालिटी के चैप्टर में बताया था कि यहां से x mod लेस देन इक्वल्स टू 3 आता है, और अगर x mod लेस देन इक्वल्स टू a हो तो हमारे पास आंसर होता है -a लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू a। -a लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू a, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? -3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 3। Therefore domain of this function will become equals to closed interval -3 से लेकर 3। इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन में हम लोग -3 से लेकर 3 के बीच के ही नंबर पुट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और नंबर नहीं पुट कर सकते, ठीक है। अदरवाइज वी कैन नॉट पुट एनी अदर नंबर इनसाइड इट, क्योंकि अगर लेट अस सपोज मैं 4 पुट कर देता हूं तो 4 पुट करने पे मेरे पास अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर बाकी करते हैं। नेक्स्ट इज रेंज। अब सेकंड टाइप पे हम लोगों ने जब रेंज फाइंड आउट करनी है, मैंने आप लोगों को बोला था पुट y इज इक्वल्स टू fx, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पुट y इज इक्वल्स टू fx, तो मेरे पास आंसर आ रहा है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 - x²। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया है कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर। अब अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखिए क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड 9 - x² आ जाएगा, x² इस साइड पे, y² दूसरी साइड पे। इट इंप्लाइज x² इज इक्वल्स टू 9 - y²। इट इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 - y²। और इसके बाद मैंने आपको बोला था कि हियर x शुड बी रियल, और अगर x रियल है होना चाहिए तो इसका मतलब क्या हो गया, अगेन 9 - y² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि पुत्र जी देखिए फिर से यहाँ पे अंडर रूट वाली टर्म है, और अंडर रूट वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, और अगर अंडर रूट वाली टर्म पॉजिटिव है फिर से वही बात 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू y² और y mod इज लेस देन इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए एक और बात, पहले जब हम लोगों ने डोमेन फाइंड आउट की तो मैंने बोला था कि अगर x mod लेस देन इक्वल्स टू 3 आ जाता है तो यहां से हमारे पास आंसर आना चाहिए -3 से लेकर 3 तक। इट इंप्लाइज -3 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू 3। इट इंप्लाइज रेंज शुड बी
बेटा जी मैं रेंज नहीं लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं रेंज शुड बी क्लोज इंटरवल -3 to 3। रेंज ये होनी चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली ये रेंज नहीं है। रेंज ये क्यों नहीं है? क्योंकि बिकॉज y शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज, y हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? y fx पुट किया था और fx था 9 - x², इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसमें से जो नेगेटिव नंबर हैं वो सारे के सारे मैं रिमूव कर दूंगा। इट एम्प्लाइज रेंज ऑफ दिस फंक्शन बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 3 तक। इसका मतलब इस फंक्शन की रेंज 0 से लेकर 3 तक होनी चाहिए, -3 से लेकर 3 तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। fx = x - 2 over 3 - x। अब इस क्वेश्चन की डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे चेक कीजिए बेटा, अंडर रूट वाली टर्म नहीं है लेकिन डिनोमिनेटर वाली टर्म है। फॉर डोमेन fx should be real, fx should be real, और अगर fx रियल है that is 3 - x should not be equals to 0। चेक कीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा है कि डिनोमिनेटर should not be equals to 0, इसका मतलब x should not be equals to 3, और अगर x should not be equals to 3 then we can say that domain of this function is all real number except 3। बोलते हैं इसको इस तरह से कि all real number except 3, लेकिन लिखना इस तरह से है all real number minus singleton set 3। तो दिस वाज द सेकंड टाइप की जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर वाली टर्म आ जाती है। अब अगर हम लोगों ने रेंज फाइंड आउट करना है, फॉर रेंज पुट y = fx, और जब हम लोग y = fx पुट करते हैं तो बेटा जी y = x - 2 over 3 - x। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। देखिए किस तरह से निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3y - xy = x - 2, x वाली टर्म्स एक साइड पे रख लेते हैं। 3y + 2 = x + xy, और यहाँ से 3y + 2 = x × y + 1, और यहाँ से बेटा जी x की वैल्यू आती है 3y + 2 over y + 1। और जब रेंज फाइंड आउट करनी है बेटा, फिर से वही बात, x should be real। It implies for range x should be real, और जब x रियल होएगा तो इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर वाली टर्म 0 नहीं होनी चाहिए। दैट इज y + 1 should not be equals to 0, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में हमारे पास y + 1 है। It implies y should not be equals to -1, और जब y -1 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब रेंज हमारे पास कुछ भी आ सकती है। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट -1, मतलब इसकी रेंज कुछ भी आ सकती है लेकिन -1 नहीं आएगी। अंडरस्टैंड? इस तरह से ये करना है जहां हमारे पास डिनोमिनेटर वाली टर्म भी आ जाती है।